हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है अभी, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनीता शिक्षा पे। और मैं आज आप लोगों के सामने प्रीमियर के थ्रू ये अपना वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि कल थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिसमें मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी, तो हम अपनी क्लास नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर हेयर जस्ट बिकॉज यू ऑल वॉन्ट टू learn English, you want to speak fluently in English, and I can assure you that it is not at all difficult. It's very easy. If you'll follow some steps, then you'll be able to speak fluently like me. तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले अपना एक अनुभव शेयर करूंगी। उससे पहले कुछ बातें हो जाएं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक मदर टंग जो होती है, यानी जो मातृभाषा होती है, उस भाषा में बच्चा बचपन से ही बोलना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो पैदा होते ही बोलना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसकी एक एज आती है व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग, तो वॉट एवर ही वॉचेस ही इमिटेट्स दैट थिंग। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, जैसे बंदर नहीं नकल करता वैसे ही। तो हमें अगर इंग्लिश सीखनी है तो हमें बंदर की तरह अपने आप को समझना पड़ेगा, हमें एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। ऐसा बच्चा जो हर चीज़ सीखने के लिए तैयार है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बिकॉज उसका जो मेंटल लेवल होता है वो उतना, जो उसकी दायरा होता है चारों तरफ का, उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं होता। उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है कि वो हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसको ऑब्जर्व करिएगा। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से ही और शी इज अ कंटिन्यूस लर्नर। वो हर रोज हर पल कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। कभी वो आपको देख के आंखें बड़ी करना, मुस्कुराना, रोना, हंसना, आपकी बातों के पीछे रिएक्ट करना, जिस तरह से आप उसको बुलाते हैं, जैसे आप बच्चे का नाम रखते हैं और जैसे ही उसका नाम बोलते हैं, थोड़े दिनों बाद उसको आदत पड़ जाती है कि मेरा ये नाम है या मुझे इस तरह से संबोधित किया जा रहा है, तो मैं इसका रिस्पॉन्स किस तरह से करूं। तो ऐसे ही हमें इंग्लिश को सीखना है। एक चीज़ आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका रहता है और वहाँ कोई बच्चा अगर उसका पैदा हुआ, तो वो क्या बोलेगा? वो वहीं की मदर टंग बोलेगा जो वहाँ बोली जाती है, यानी कि वो इंग्लिश बोलेगा बहुत फ्लुएंटली। आपने देखा होगा अंग्रेज़ों के जो बच्चे होते हैं वो एकदम फ्लुएंटली बोलते हैं, एकदम फ्लुएंसी से बोलते हैं, और जो इंडिया में पैदा होते हैं वो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अंग्रेज़ इंडिया आता है और वो ये चाहता है कि मैं हिंदी सीखूं, बहुत लोग सीखते हैं। जैसे मैंने भी फ्रेंच सीखी है, बिकॉज मुझे फ्रेंच लैंग्वेज पसंद थी, तो मैंने भी कोर्स ज्वाइन किया और फ्रेंच सीखी, और थोड़ा थोड़ा मैं बोलने भी लग गई थी। और अगर हम ये कहें कि हम सुन तो लेते हैं, सीख भी लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है बात करने के लिए, दैट वेयर वी शुड कम्युनिकेट, तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम सीख नहीं पाएंगे। तो आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक अंग्रेज़ इंडिया आता है और वो हिंदी सीखता है, लेकिन जिस तरह से आप उसकी गलती पकड़ पाते हैं जब वो हिंदी बोलता है और उसका उच्चारण सही नहीं होता, वैसे ही जब आप लोग इंग्लिश सीखते हैं और फ्लुएंटली नहीं बोल पाते या गड़बड़ करते हैं, तो वो लोग पकड़ लेते हैं। हम जो ग्रामर है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ बोलचाल की भाषा की बात कर रही हूँ। आप देखेंगे कि बोलचाल की भाषा और ग्रामेटिकली जो हम लिखने की भाषा है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। वो अगर आप लोगों को देखना है तो आप मेरी ग्रामर क्लास भी अटेंड करिएगा, उसमें मैं पूरा बताऊंगी ग्रामेटिकली किस तरह से आप सही इंग्लिश बोले, कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दैट। अभी हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इस क्लास में हर तरह के लोग इसको अटेंड कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा है कि वो इंग्लिश सीखें। तो बहुत सारे लोगों के कल भी मैंने कमेंट्स देखे थे कि उनका यही कहना था कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को इंग्लिश सीखना है। एक दो मेरे पास कॉल्स भी आए कि मैडम जी मैं तो अंग्रेजी बोलना चाहा, पर माने तो लिखना पढ़ना तो आएगा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आता तो भी आप जो मैं बोलूँ उसकी प्रैक्टिस करना, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो जब हमने बात छोड़ी थी जहाँ अंग्रेज़ की, तो अंग्रेज़ ने हिंदी बोलना सीख लिया। अब उसको बोला गया कि अपने बारे में आप 5 सेंटेंसेस बोलिए। मैं सिर्फ 2 ही बोलूँगी कि उसने अपने बारे में जो बोला, तो आप बताइएगा कि क्या आपको पता चला कि कहाँ उसने गड़बड़ करी, क्योंकि वो तो हिंदी बोल रहा है, हिंदी तो आप पकड़ लेंगे, फिर हम इससे इंग्लिश को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए उसने क्या बोला, मेरा नाम माइकल जैक्सन है, मैं भारत में हिंदी सीख रहा हूँ, मुझे हिंदी सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो आपने देखा कि जो मेरा बोलने का तरीका था, जब मैंने अपने मुंह को खोला, बंद किया, या मेरे जो
चेहरे के जो भाव थे उनके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि वो कितने अच्छी तरह से बोलने की कोशिश कर रहा है और उसको ऐसे लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, लेकिन आपने पकड़ लिया। क्यों, कहाँ पकड़ा? अगर पकड़ लिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि जो लहजा है वहाँ पे पकड़ लिया आपने कि वो कैसे बोल रहा है कि मेरा नाम माइकल जैक्सन है। हम तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं, और उसने कैसे बोला? क्योंकि वहाँ पे जो भी भाषा बोली जाती है, इंग्लिश जो लोग बोलते हैं, उनकी जो टंग है वो पूरी की पूरी रोल होके बोलती है, और आर जो शब्द है उसको तो वो लोग बोलते ही नहीं है, बिल्कुल वो साइलेंट हो जाता है जब लास्ट में आता है। जैसे हम मदर बोलते हैं ना, दे डोंट स्पीक मदर, दे स्पीक मदर, मदर। अब चीज जैसे पी से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है, मान लीजिए हमारे को पी से कोई भी वर्ड बोलना है, हम बोल रहे हैं पेन, तो वो अगर फोनेटिकली आप देखें तो वो पेन नहीं होता, इट्स फैन, फैन। प फ फ प भी नहीं है और वो फ भी नहीं है, फ मतलब मुंह से आपको हवा निकालते हुए फ बोलना है। तो एक पटक शब्द आप याद कर लीजिए, प ट और क। पटक में जो प ट और क है, इनसे जो भी अंग्रेजी का शब्द होगा वो आपको हिंदी की तरह नहीं बोलना है। जैसे प से शुरू हो रहा है, आपको प्लेस बोलना है तो आप प्लेस मत बोलिए, आप उसको प्लेस बोलिए, प्लेस, प्लेस, प्लेस। ओके। अगर आप टी से कोई वर्ड शुरू हो रहा है, मान लीजिए आपको बोलना है टेंडेंसी, तो आप कैसे बोलेंगे? टेंडेंसी, टेंडेंसी, टेंडेंसी। हवा को आपको मुंह से निकालते हुए बोलना है। आपको प ट और क बोला मैंने, क से अगर कोई बोलना है कम ऑन, वो कम ऑन कभी नहीं बोलते, वो दे स्पीक कम ऑन। ओके। जबकि ये तो सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका उच्चारण के जैसा है ना, इसलिए। बाकी के से आप काइट समझ लीजिए आप, तो के से हम जब काइट बोलते हैं तो दे डोंट स्पीक काइट, के फॉर काइट नहीं बोलेंगे, दे स्पीक खाइट, इट्स खाइट। तो हमारे को इन चीज़ों पे भी वर्क करना है इफ़ वी आर लर्निंग इंग्लिश। पहली बात कि हम बोलें, बेझिझक बोलें, जैसा आता है वो वैसा बोलें। पहली बार में आप ये मत सोचिए कि फ्लुएंट मुझे बोलना है फ्लुएंटली तो मैं सब कुछ एकदम सही सही बोलूँ। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे बोलते टाइम। पहले आप अपने जो आपके अंदर एक घबराहट है कि मैं कैसे बोलूँ, उसको निकालिए। जिस तरह मैं बच्चे का उदाहरण आपको दे रही थी कि बच्चा जो है, एक इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो हम लोग SLRW 4 चीज़ें सीखते हैं कि ये 4 चीज़ों से ही हम पूरी इंग्लिश को कंप्लीट करते हैं। S का मतलब होता है स्पीकिंग, L का मतलब होता है लर्निंग, R का मतलब होता है रीडिंग, और फिर W का मतलब होता है राइटिंग। तो SLRW, वो अगर आप ग्रामर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ इसका मैं कहने का मतलब है कि हमें अभी S और L से ही मतलब है, RW से हमें इस क्लास में, स्पीकिंग क्लास में कोई मतलब नहीं। यानी हमें रीडिंग और राइटिंग पे तो जाना ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं। आप ये सोच लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता। एक पहली क्लास का बच्चा, एक 12th क्लास का बच्चा, एक ऐसा व्यक्ति जो जॉब कर रहा है लेकिन उसकी इच्छा है कि वो इंग्लिश बोलना सीखे, और एक घर की कामकाजी महिला, घर में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, एक फ्रूट्स बेचने वाला व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक आपके स्कूल का मान लीजिए कोई चपरासी हो, कोई भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है, कोई भी अंग्रेजी बोलना सीख सकता है, क्योंकि ये इसी तरह से यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो जो हम छोटे बच्चे की बात कर रहे थे, तो वो क्यों सीखता है? पहली बात कि उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, उसको कोई चीज़ की बेइज्जती का डर नहीं होता, और उसे यही नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सिर्फ सुनता है और उसी को ग्रहण करता है और उसी को नकल करने की कोशिश करता है, और नकल करते करते वो मुंह की लिप्सिंग को देखता है। हम उसको बोलते हैं बेटा, तो वो पहले देखता है कि हमारे मुंह के जो लिप्स हैं वो किस तरह से हिल रहे हैं, उसके बाद में वो बेटा बोलना सीखता है। हम उसको बोलते हैं इधर आओ, इधर आओ, तो वो देखता है कि इधर आओ मुंह से कैसे बोला जा रहा है और हाथ का इशारा किधर है। तो वो एक चीज़ देखता है, सुनता है, यानी देखने सुनने से, नकल करने से वो पूरी चीज़ को सीख रहा है। उसी तरह से हमें भी अपनी क्लास में इंग्लिश सीखनी है, और आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आई मीन टू से दैट इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस क्लास के लिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके घर में आपको जब खाना बनता है, आपके घर में कोई भी महिला या कोई भी सदस्य घर का खाना बना के आपके लिए प्लेट लेके आया, तो बनाने की, मार्केट से लाना, सब्जियां बनाना, तैयार करना और आपको ला के देना, बहुत सारे प्रोसीजर्स उसमें लगे। लेकिन वो प्लेट आपके सामने जब आती है तो आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको खाएं, तरीके से खाएं, और उसको अपने शरीर को प्रॉफिट देने वाली
जगह यानी अपने अपने स्टमक तक पहुँचाएं। अब किसी ने मेहनत करके आपको सब कुछ दे दिया और आप खा ही नहीं रहे हैं उसको, और वो पड़ा पड़ा ठंडा हो गया, तो आपको वो कोई भी तरह का प्रॉफिट नहीं करने वाला, आपको कोई भी तरह का उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला और आपकी सेहत सुधरेगी भी नहीं। उसी तरह से इंग्लिश है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको सुनना है, उसको आपको रिपीट करना है। अगेन यू हैव टू लिसन टू ऑल द सेंटेंसेस और फिर आपको उसको वापस बोलना है। सुनना बोलना, सुनना बोलना, सुनना बोलना, ये आपको करना है। और इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं करना कि एक बार मैंने बताया तो आपने पीछे पीछे बोल लिया और फिर आप कल नहीं बोलेंगे। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। वॉट एवर आई टीच यू इन योर क्लास, आप उसको अंग्रेजी को अपने अंदर ले लीजिए, बसा लीजिए एकदम, कि आप सो रहे हो तो भी आपको इंग्लिश के बारे में सोचना है। अगर आप सुबह उठते हो तो आपको रिपीट करना है कि कल मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी और उनको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मैंने आपको आज 5 सेंटेंसेस इंग्लिश के सिखाए। हेलो, हाउ आर यू, यानी हम पूछते हैं अगर किसी से मिलते हैं कि हेलो, यानी जैसे हम बोलते हैं ना नमस्ते, आप कैसे हो, तो हम क्या बोलते हैं, हेलो हाउ आर यू, यानी आप कैसे हो। तो हाउ आर यू यानी आप कैसे हो। अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखा दूं, जो पढ़े लिखे लोग बच्चे हैं वो तो HOW, हाउ, ARERYOU लिखने में ही रह जाएंगे। वो क्या लिखने में तो एक्सपर्ट हो जाते हैं बिकॉज दे प्रैक्टिस फॉर दैट थिंग, लेकिन स्पीकिंग में इसलिए नहीं बोल पाते बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस। आप लोगों को लिखना कहीं नहीं है। अगर आपको प्रॉपरली इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ढंग से करनी है, आपको कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ जब नहीं समझ में आए, आप वीडियो चलाइए, सुनिए, रिपीट करिए, सुनिए, रिपीट करिए। आपकी बहुत अच्छा साधन आपके पास उपलब्ध हो गया है कि आपके पास एक यानी सुनने के माध्यम से आप उसको सीख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अभी तो डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत ईजी हो गया है सब कुछ सीखना। तो आज के 5 सेंटेंसेस जो हैं बहुत ही सिंपल, मैं आपको पहले 5 और फिर 5 बताऊंगी जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम किसी से मिलते हैं, हम उनसे क्या कहते हैं, हेलो हाउ आर यू, यानी नमस्कार, आप कैसे हैं। उसका जवाब जब आप देते हैं तो आप क्या कहेंगे कि मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, है ना। हिंदी में तो हम इस तरह से बोलते हैं। आपको इंग्लिश में एक लाइन याद करनी, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, यानी मैं बहुत अच्छा हूँ और आप सुनाएं कि आपके क्या हाल है। अब हिंदी में तो हम इतना लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें तो बहुत शॉर्ट में बोलना पड़ा कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कैसे हैं। ठीक है, हमने बातचीत शुरू कर दी। अब अगला व्यक्ति जब दोबारा आपको जवाब देता है तो वो भी क्या कहेगा कि आई एम ऑल्सो क्वाइट वेल, कि मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। या फिर वो इस तरह से बोलेगा, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, यानी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे पूछा, मैं बहुत अच्छे से हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। अब आप उससे कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम छोटे फ्रेजेस याद करेंगे, ताकि आपको कम से कम ये रहे कि स्टार्टिंग में हमने 10-20 ऐसे शब्द बोलने सीखे। जैसे आप थैंक यू आपके जबान पे आ जाता है फटाफट। अनपढ़ आदमी को भी पता है कि थैंक यू बोलना है, उसका मतलब है धन्यवाद। तो जहाँ धन्यवाद बोलना होता है उसके मुंह से तुरंत निकल जाता है थैंक यू। वैसे ही आप अगर किसी को ये बोलना चाहते हो कि बहुत अच्छा किया तुमने, तो यू विल से वेल डन, यू हैव डन वेल। ये इतना लंबा भी नहीं बोलना चाहें, और अगर आप उसको सिंपल ही बोलेंगे, वेल डन, एक्सीलेंट, मार्वलस, यानी ये सब हमें बहुत अच्छा अगर कोई कुछ करता है तो उसको हम बोल रहे हैं। हालांकि अगर हम इनका डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको, लेकिन सबका कुल मिला के मतलब यही है कि बहुत अच्छा, शानदार, और मन को छूने वाला, बहुत ही अमेजिंग। तो मार्वलस हो गया, एक्सीलेंट हो गया, वेल डन हो गया, सुपर्ब हो गया, इट वॉज फैंटास्टिक हो गया। तो ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं, जब हम कोई चीज़ अच्छी अपनी तरफ से किसी को बोलते हैं, हमारा दिल खुश होता है, तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब अगर हमें मान लीजिए कुछ और सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं कि ये तो हो गया, एक हम बोलते हैं सुबह उठते हैं तब गुड मॉर्निंग, दोपहर में हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, और रात को हम बोलते हैं गुड नाइट। यानी सुबह जब आप उठते हो तो राम राम करते हो ना, उठते हो वैसे, या नमस्ते करते हो, या बातचीत का कोई भी माध्यम आप स्टार्ट करते हो। वैसे ही इंग्लिश में एक दूसरे का जब अभिवादन करते हैं, सुबह के टाइम पे करते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिए आप, गुड मॉर्निंग। दोपहर में बोलते हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नहीं बोलना है हमें। अब देखिए, मैंने ये कहा कि प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, इसलिए सुन के बोलिएगा। हम आफ्टरनून बोलते हैं, वो गलत है, इट्स रॉन्ग।
लेकिन अगर आप मान लीजिए शुरू शुरू में आप आफ्टरनून याद ही कर रहे हैं तो आफ्टरनून याद कर लेंगे तो वो आफ्टरनून ही आपको याद हो जाएगा। इसलिए शुरू से सही याद करने की कोशिश कीजिए, ऐसा लगना चाहिए कि आपने कुछ नया सीखा है। तो यू विल से गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, यानी 4 चीज़ें हो गई। गुड मॉर्निंग यानी सुबह, गुड आफ्टरनून यानी दोपहर में 12 बजे के बाद में, गुड इवनिंग यानी शाम का टाइम जिस समय आप लोग एक चाय वगैरह पीते हैं, स्नैक्स लेते हैं, एंड गुड नाइट यानी शुभ रात्रि। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपके दिन की हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हम रोज़मर्रा के कामों को अलग अलग तरीके से करते हैं। हम ये कहते हैं मुझे ये देना, कोई भी चीज़ मांगते हैं, मुझे ये पकड़ा दोगे, इसको रख दोगे, तुम आ जाओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या तुम आओगे? तो हम क्या बोलेंगे? विल यू कम। क्या बोलेंगे? विल यू कम। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। नो, आई वोंट बी एबल टू मेक इट। मैं नहीं आ पाऊंगा या आई वोंट बी एबल टू कम। कैसे बोलेंगे? नो, आई वोंट बी एबल टू कम। या फिर आई कुड नॉट मेक इट, कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, यानी आप मुझे बुला रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, लेकिन मैं शायद नहीं आ पाऊंगा, उसको कोई काम है, तो इसलिए वो ये कह रहा है कि आई कुड नॉट मेक इट या आई वोंट बी कमिंग। तो बहुत सारी अलग अलग सेंटेंसेस बोलना है, आप एक याद कर लीजिए कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। नो, आई वोंट कम, यानी मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं नहीं आ सकता अगर आपको बोलना हो, जहाँ पे भी कहीं पे आपको सकना लगाना हो, तो आप कैन का यूज़ करते हैं। CAN, कैन का मतलब होता है सकना। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसे बोलनी है कि मैं लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट। ठीक है, मैं नहीं लिख सकता, आई कांट राइट। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम, आई कैन नॉट कम। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे भी, अभी तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अब हम इसके बाद में मैं आपको आपके स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी और उनको बोल के भी बताऊंगी, ताकि आपके पास वो सामने रहेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये लाइन है, इसको मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, इसको कैसे बोलना है और इसका हिंदी क्या है। ये तो उनके लिए हो गया जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो देखना आपसे पहले सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखने की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनका ध्यान दिखने में नहीं होगा, उनका ध्यान सिर्फ याद करने में होगा, और जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो जल्दी ही सीखेगा। तो इस क्लास का मकसद ही यही है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, और जितनी ज़्यादा अपनी हेजिटेशन को उठा के बक्से में बंद करके रख देंगे, उतना ही जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। तो अंग्रेज़ी आसान है। अगर आपको मेरी सारी बातें सुनने के बाद में ऐसा लगता है, एक अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, तो देखिए जैसे एक ये डेवलप शब्द है, इसी का एग्जांपल बताती हूँ। मैं बचपन से डेवलप ही बोलती आ रही हूँ, लेकिन जब मैंने इंग्लिश में फोनेटिक्स पढ़ा, यानी जो उच्चारण को सही तरीके से कैसे करना है, तब मुझे पता चला कि ये फोनेटिक है और इस डेवलपमेंट को डिवेलपमेंट बोला जाता है। तो मैंने उसको अपने अंदर सुधार किया, लेकिन फिर भी क्योंकि हैबिट में है तो वो डेवलपमेंट ही निकल जाता है। बाद में तुरंत दिमाग में भी आता है कि नहीं, हमने इसको गलत प्रोनाउंस कर दिया, तो मैं उसको तुरंत कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डेवलपमेंट बोलने की कोशिश करूँ। तो वैसे ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, यानी मैं अभी भी सीख रही हूँ। हर रोज़ मैं कुछ वर्ड्स याद करती हूँ, उनका प्रोनाउंसिएशन देखती हूँ, उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। अब आप लोगों के लिए भी एक होमवर्क है, आप अपने घर के अंदर जो भी कोई चीज़ें पढ़ी हैं, उनमें से 10 चीज़ों को आप निकालेंगे। ठीक है, 10 चीज़ों के आपको ऐसे नाम ढूंढेंगे, जैसे टेबल हुआ, चेयर हुआ, बेड हुआ, वॉल यानी दीवार हुआ, डोर हुआ, गेट हुआ, अगर गांव में रहते हैं तो हाउस हुआ, या आपका ट्यूबवेल हुआ, या आपका फील्ड यानी खेत हुआ, या आपकी बकरी हुई, गाय हुई, भैंस हुई, या फिर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते। मतलब आपको कोई भी 10 चीज़ें, शब्द इंग्लिश मतलब ढूंढने हैं, उनके ऊपर आपको सिर्फ 2 तरह के वाक्य बनाने हैं कि दिस और दैट। दिस का मतलब होता है यह है, दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, जैसे मैंने बोला दिस इज अ टेबल, कि ये एक टेबल है, और वहाँ अगर टेबल रखा है तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज अ टेबल।
दिस इज अ टेबल, दैट इज अ टेबल, दिस इज अ बॉक्स, दैट इज अ बॉक्स, दिस इज अलमीरा, दैट इज अलमीरा। ओके, तो इस तरह से जब आपके पास 10 वाक्य होंगे और आप उसका दिस और दैट बनाएंगे तो वो कितने हो गए? 20। ओके, ये बहुत ही सिंपल है आज का होमवर्क। स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट सेशन पे आएंगे। उस तरह से दिस का मतलब ये है, दैट का मतलब वह। एक हो गया। दूसरा हम बोलेंगे दीज और दोस्त। मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको वैसे सिखाऊंगी जैसे एक छोटे बच्चे को, पहली क्लास के बच्चे को हम इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, तभी आप इसको सीख पाएंगे। फ़र्क इतना ही है कि छोटे बच्चे को जब हम सिखाते हैं तो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है कि इसको इतनी चीज़ें सिखाने, क्योंकि उसकी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी कम होती है तो वो उतना लेवल तक सीखता है, तो उस पर रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आप बड़े हैं, आप दिन में, छोटा बच्चा जो है वो मान लीजिए 10 बार 20 बार बोल रहा है, आप 1000 बार भी बोल सकते हैं, 2000 बार भी बोल सकते हैं, और बोलते बोलते आपको ये चीज़ें दिमाग में, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके फिट हो जाएंगी, फिर उनको कोई भी नहीं निकाल पाएगा। जैसे ये पहली ही क्लास है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को साथ हिंदी बोल रही हूँ। धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ हिंदी को कम करती जाऊंगी, और मेरी जो क्लासेस का जो सेशन है वो मैक्सिमम पहले 10%, फिर 20% इंक्रीज होता 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 ये कंप्लीट इंग्लिश में चला जाएगा, और आप लोग समझेंगे भी। ये मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ और आपको कैसे लर्न करना है। ये जो एक दिमाग में आपके है कि हम सीख भी लेंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, आप अपने आप से बोलिए। इसके लिए भी आपको 3 चीज़ें करनी है। एक, आपको डेली जो भी किताब आपके पास है, जो भी सीरियल आप देखें या जो भी आप मूवी देखें, आपको इंग्लिश में देखनी है। यानी इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश नाटक देखिए, इंग्लिश की कहानियाँ पढ़िए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर, बुक, मैगज़ीन कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, उसको पकड़िए और उसको ज़ोर ज़ोर से बोलिए कि वो शब्द आपके कानों तक जाएं। फिर आप देखिएगा कि कौन से अक्षर पर आप अटके। तो जब हमारी क्लास होगी उसमें आप टाइप करिएगा तो उसको कैसे बोलना है और उस वाक्य को कहाँ कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो उस तरह से जहाँ आप अटके और वो अगले क्लास में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आप अपनी तरफ से कोई भी छोटे सेंटेंसेस बनाइए जैसा कि मैंने बोला। उसके बाद में पसंद तो सभी को होता है कुछ ना कुछ। आपको क्या पसंद है, तो वो अगर आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? What do you like? आपको क्या पसंद है? What do you like? आप क्या लेना पसंद करेंगे? अगर हमें ये बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? What do you like to have? Have यानी खाने पीने की क्या चीज़ है जो आप लेना चाहेंगे, जैसे चाय लेना चाहेंगे, कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तो हम क्या बोल देंगे उसको? What do you like to have? है ना? आप पीछे पीछे बोलिए मेरे, What do you like to have? अब आंसर देना है। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया इंग्लिश में, व्हाट डू यू लाइक टू हैव, या वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी। इसका मतलब यही है कि क्या आप चाय कॉफ़ी कुछ लेना पसंद करेंगे। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ये बहुत पोलाइट में वुड लगा के बोलिए, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी और टी। क्या लेना पसंद करेंगे आप? कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या चाय लेना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे? टी और कॉफ़ी। What would you like to have? टी और कॉफ़ी। तो मेरे जो बोलने का जो तरीका है उसमें किस तरह से मैं शब्दों को बोल रही हूँ, कौन से शब्दों में मेरे जो लिपसिंग है वो कैसे हो रही है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और उन वर्ड्स को वैसे ही बोलने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए एक वर्ड है फैंटास्टिक, तो उसको कैसे बोलते हैं? फंटास्टिक। वो फ नहीं है, इट्स फ यानी फ। आप बोलिए, आप फ बोलते हैं तो आपके दोनों होंठ जो हैं वो एक साथ टच होते हैं और फिर आप हवा छोड़ते हैं। फ है ना, वो तो हो गया हिंदी वाला जो हम बोलते हैं फूल, है ना। आपको बोलना है फ। कैसा बोलना है आपको? फ। आपको अपने नीचे वाले दांत को, होंठ को दांत से दबाते हुए बोलना है फ फ फ। ठीक है ना, आपको फ नहीं बोलना है। फ शब्द है ही नहीं इंग्लिश में। तो आपको जहाँ पे भी फ शब्द आए या जिसको आप फ बोलते हैं उसको आपको फ बोलना है। आप FLOWER को क्या बोलेंगे? फ्लावर बोलेंगे? फ्लावर बोलते हैं? नो, इट्स फ्लावर
फ्लावर, फ्लावर। और जो जिस शब्द में लास्ट में र आता है ना, आर आता है, उसको आप गोल घुमाइए जीभ को, र मत बोलिए, फ्लावर र मत बोलिए उसको, आप उसको बोलिए फ्लावर, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। छोटे छोटे वर्ड्स ढूंढ लीजिए जिनमें पीछे आर आता है, उसको आप इस तरह से बोलने की कोशिश कीजिए। तो 10 सेंटेंसेस हमने दिस एंड दैट के कर लिया। उसी तरह से एक बहुत सिंपल है दूसरा है दीज और दोज। दीज का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होता है वे। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर योर बुक, वो तुम्हारी किताबें हैं। ठीक है, या फिर अगर आप बोलते हैं दीज आर योर बुक, यानी ये तुम्हारी किताबें हैं। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। दोनों सेंटेंसेस को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन यूज़ क्या कर रही थी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि दीज और दोज को कैसे हमें यूज़ करना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा दिस, दैट, दीज, दोज। अब कुछ और चीज़ें जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदी जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कर्ता, यानी करने वाला, है ना। तो इंग्लिश भी बोलने वाला, या इंग्लिश में हम जब बातचीत करते हैं तो किसी को संबोधित भी करते हैं, वह बोलते हैं, उसने बोलते हैं। अगर वो लड़की है तो हम उसके लिए बोलेंगे शी। हम बोलेंगे ना वह आ रही है, तो शी इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग। वह आ रहा है, अगर वो लड़का है तो हम बोलेंगे ही इज़ कमिंग। तो बात इज़ कमिंग दोनों में सेम है, लेकिन लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी और लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही। ओके, आगे समझ में। तो इसी तरह से एक होता है आई। आई का यानी होता है मैं। आप यानी यू। अब आप और तुम दोनों के लिए एक यू ही है इंग्लिश में, यानी हिंदी में तो हम बोलते हैं आप या तुम, दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इंग्लिश में आप और तुम के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, उसको बोलते हैं यू। तो मैं यानी आई, यू यानी तुम, ही मतलब कोई लड़का, वह, जहाँ पे वह बोलेंगे लड़के के लिए ही, जहाँ हम लड़की के लिए वह करके कोई सेंटेंस बनाएंगे वहाँ हम बोलेंगे शी। तो अभी क्या क्या सीखा हमने? आई, आई यानी मैं, यू, यू मतलब तुम और आप, ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा लोग हैं, हम कहते हैं वे लोग, है ना, वे। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा दे। तो वे यानी दे, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। ठीक है, दे आर कमिंग। अब एक वर्ड और याद करिए आप, इज़ यानी है, इज़ का मतलब होता है, आर का मतलब होता है हैं, एम का मतलब होता है हूँ। ये इसलिए आज पहली क्लास में बता रही हूँ कि जब आप बोलेंगे तो धीरे धीरे ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा कि किसके साथ क्या लगाना है और उसका मतलब क्या है। तो जहाँ पे भी आपको कोई वाक्य बनाना हो और वहाँ पे है आ रहा हो तो वहाँ इस ज़रूर आएगा उस वाक्य में। अगर किसी वाक्य में है शब्द आ रहा है तो वहाँ पे आर आएगा। ठीक है, हूँ शब्द आ रहा हो तो एम आएगा, और मैं के साथ ही आता है, मैं कर रहा हूँ, तो आई जो वर्ड है उसके साथ हमेशा एम आएगा अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में कोई बात कहता है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई एम टीचिंग यू, यानी आई एम, यानी आई एम का मतलब होता है मैं हूँ, टीचिंग मतलब पढ़ाना, यू यानी आपको, यानी तुम्हारे को। तो इंग्लिश से जब हिंदी में हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है उसका थोड़ा रिप्लेसमेंट होता है, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ग्रामेटिकली मैं आपको नहीं सिखा रही। आपको सिंपल याद करना है कि है आएगा तो वहाँ इस ज़रूर आएगा उस वाक्य में, कहाँ आएगा कैसे आएगा वो हम सीखेंगे। आर आएगा तो उसका मतलब होता है हैं, और आई के साथ में अगर मैं अपने बारे में कोई चीज़ कहती हूँ, आप अपने बारे में कह रहे हैं मैं हूँ, जहाँ पे आ रहा हो तो आई एम ज़रूर लगेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे वर्ड्स को पकड़ना है और उनकी प्रैक्टिस करनी। बहुत सिंपल वर्ड्स मैंने आपको इसे बताए हैं जो किसी किताब से नहीं लिए हुए, मैंने कहीं से भी इनको ढूंढा नहीं है। मुझे दिमाग में ये आया कि जब मैंने शुरुआत में इंग्लिश सीखी थी
तो मुझे किस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, वो चीज़ें जो मेरे बहुत सालों के बाद में क्लियर हुई। हालांकि मैं बोलना भी सीख गई इंग्लिश, लेकिन कई चीज़ें थी जिनका मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। मैं बोलते बोलते वो चीज़ें सीख गई कि इस वाक्य में ऐसे बोलना है, लेकिन क्यों बोलना है, क्यों बोलना है, आर क्यों नहीं बोलना इस वाक्य में। एक अकेला व्यक्ति है तो उसके साथ इज ही क्यों लगेगा। अगर हम यू और आपके लिए हम आर क्यों लगाते हैं उसके साथ में। वे से अगर हम कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसमें हम आर क्यों लगा रहे हैं, कहाँ हैज़ लगेगा, कहाँ हैव लगेगा। बड़ा कन्फ्यूजन था भाई, समझ में ही नहीं आता था। कहीं हैड लगा देते थे, कहीं हैव लगा देते थे। वर्ब का तो कुछ आता पता ही नहीं था कि वर्ब है क्या, नाउन है क्या, प्रोनाउन है क्या, कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं था। बस यूं ही पढ़ लिया, रट लिया, लिख लिया। एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैं 9th क्लास में गई तब तक मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, और मैं हमेशा यही प्रे करती थी कि हे भगवान, अब की बार इंग्लिश में टेस्ट में पास करा देना, अब की बार इंग्लिश में टेस्ट में पास करा देना। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ना तो बोलनी आती थी, ना ढंग से लिखनी आती थी। क्यों? क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था, और कुछ हमारी इच्छा भी नहीं थी इतनी जल्दी कुछ सीखने की। सीखते ही नहीं थे, ज़्यादा मस्ती में दिमाग रहता था। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं होता। वो ये सोचते हैं अच्छा अभी क्लास लग गई, पीरियड खत्म हो गया, नेक्स्ट टीचर आ गया, टेस्ट के टाइम थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 20 में से 10 नंबर भी आ गए तो बहुत राजी है, बड़े खुश हैं कि हमारे नंबर अच्छा है, यानी इतना तो हमने किया कि हमारे 10 आ गए। तो ऐसी हालत थी। फिर हुआ ये कि जब क्लास स्टार्ट हुई तो इंग्लिश का पीरियड आया। अब बेंगलोर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग, आप बस में भी जाओगे ना तो कंडक्टर भी आपसे इंग्लिश में पूछेगा, मैडम वेयर इज़ योर टिकट। तो आप क्या जवाब दोगे? आपको कन्नड़ आती नहीं है, हिंदी उसको समझ में नहीं आती, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। कन्नड़ सीखना थोड़ा मुश्किल था, हमने सोचा इंग्लिश ही सीख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया। अब पहले दिन की पहली क्लास और मैडम ने पढ़ा दिया चैप्टर पढ़ाने के बाद में पहले पैराग्राफ में से 5 वर्ड लिख दिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम ऑल दीज वर्ड्स। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि ये शब्द लिखे हैं, इनके वाक्य बनाने हैं। बट वाक्य तो तब बनेंगे ना जब उन शब्दों का मतलब पता होगा। इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन किया जाता था कि इंग्लिश में ये शब्द है, उसको समझा भी इंग्लिश में रहे हैं, तो हिंदी में तो कुछ बताया नहीं, तो पल्ले पड़ा नहीं। ठीक है, तो पास वाली लड़की से मैंने पूछा और मैडम ने कहा एक एक करके आपका सबका नंबर आएगा। तो आई वॉज सिटिंग इन द सेकेंड रो, मैं दूसरी रो में बैठी थी, 2 लड़कियाँ आगे, 2 फिर उनके पीछे 3rd 1 2 3 4th नंबर समझ लीजिए मेरा था। अब मैम ने जब पहला लेटर बोला, पहला जो वर्ड बोला, सॉरी, लेटर का मतलब होता है अक्षर और वर्ड का मतलब होता है पूरा शब्द। तो जब पहला शब्द बोला तो पहले बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया। हमने थोड़ी चालाकी ये करी कि मैंने ये सोचा कि चौथे नंबर का जो शब्द है ना वो हमारे पास पहुंचेगा धीरे धीरे सरकते सरकते। तो पास वाली लड़की जो थोड़ी होशियार थी उससे पूछ लिया कि ये जो 4th वर्ड है ना इसका एक वाक्य बना के बता दो। उसने तुरंत बता दिया। हम बड़े खुश हो गए कि चलो ठीक है। पर वो क्या हुआ कि पहला लेटर पास ऑन हो गया, यानी जो पहला जो वर्ड था वो पास हो गया। दूसरे बच्चे को जब पूछा तो फिर हमने सोचा कि अब तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे तो हम बैठेंगे, मेरा भी फटाफट नंबर आएगा। फिर उस बच्चे से दूसरे से दोबारा पूछा कि भाई ये दूसरा तीसरे नंबर वाला जो शब्द है ना उसका वर्ड वाक्य बना के बता दे। तो उसने एक वाक्य हमें कॉपी पे लिख दिया, मैंने उसको याद करना शुरू कर दिया कि इसको फटाफट, क्योंकि वो मैडम का ये भी एक रूल था कि कोई देख के नहीं बोलेगा, बिना देखे बोलेगा। तो रटना शुरू किया। हमारी किस्मत खराब, वो वर्ड वापस सरकते सरकते पहुंच गया 3rd नंबर पे। अब तो भाई क्योंकि 3rd वाले ने अगर जवाब नहीं दिया तो चौथे नंबर पे तो हमारे पास ही पहुंचने वाला टपक के। लेकिन 3rd वाली लड़की होशियार थी जो हमारे पास बैठी थी, उसने फटाफट उस शब्द का आंसर बोल दिया। तब मैडम ने दूसरा वर्ड पूछा। अब दूसरे वर्ड का हम कहाँ से बताते, हमने तो 3rd वर्ड का सेंटेंस याद किया था। मैंने कहा मैडम मैं मी बस इतना ही पता था, मैं मी करना आता था और उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं था। अब वो इतनी ज़ोर से बोली मैडम कि यस व्हाट्स योर नेम। अब नाम तो बता सकते हैं ना कि माय नेम इज़ अनीता, लेकिन उन्होंने इतने अचानक से बोला कि सिट्टी पिट्टी हो गई, गुम, शब्द भी भूल गए, जो सेंटेंस याद किया था वो भी भूल गए, किसका जवाब देना है वो भी भूल गए, और अपना नाम भी मैं भूल गई और मैं बिल्कुल ब्लैंक। तो उस दिन बड़ा फील हुआ कि भाई कई बार ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने आती है। उनके लिए बोल रही हूँ, बता रही हूँ जो स्टूडेंट्स हैं।
जिनको कुछ नहीं आता, कोई वर्ड नहीं पता, उनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। एक अनुभव था जो मैंने आपके साथ अपना शेयर किया। और उसके बाद में फिर मैंने सोच ही लिया कि क्लास के अंदर भी इंग्लिश में बात करनी है, टीचर से भी इंग्लिश में बात करनी है, बच्चों से भी इंग्लिश में ही बात करनी है। और घर तो फादर पढ़े लिखे थे तो उनके साथ में इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करती थी। और यकीन मानिए इतने उल्टे पुल्टे शब्द जोड़ती थी मैं, और उसमें हिंदी भी होता था बीच में। जैसे मुझे ये बोलना है कि मैं बाहर जा रही हूँ, आई गो बाहर, मैं ऐसे बोलती थी। तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो फ्लुएंसी में आती गई। और जिस शब्द का मतलब पहली बार में हिंदी बोलना पड़ा, नहीं आया, उसका धीरे धीरे सीखा कि अच्छा इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। और आई स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन माई 10th एंड 12th। ये घटना थी 9th क्लास की। 1 साल के अंदर अंदर मैंने अपने जो वोकैबलरी है उसको भी इम्प्रूव किया, अपनी फ्लुएंसी को भी सुधारा, और अपनी रीडिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया। और मैंने अपने डिलीवरी थॉट्स, जो मेरे को विचार जो भी मैं लिखती थी या जो ऐसे लिखती थी, उनको मैं बोलने लग गई। कॉपी पे लग के शीशे के सामने खड़े होकर मैं बोलती थी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपने बारे में 10 वाक्य बनाइए। आज यही कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ये नहीं करना। उनको तो खाली दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। अपने घर की जो आपको 10 वस्तुएं देखनी है और उसमें दिस और दैट का यूज़ करना है। दिस इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ टेबल। मान लीजिए आपके घर में कोई अलमीरा है तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज़ अलमारी बोल दीजिए आप, कोई बात नहीं है। दैट इज़ अलमारी बोल दीजिए, लेकिन उसको यूज़ तो करिए। दिस इज़ बक्सा बोल दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि कल जब आप बोलेंगे ना मैडम दिस इज़ बक्सा, तो मैं आपको करेक्शन करूँगी कि नहीं बक्सा नहीं, बॉक्स होता है इंग्लिश में। तो आप कुछ सीखेंगे। तो ऐसे मत सोचिए कि पूरा वाक्य तो मुझे अंग्रेजी में बनाना नहीं आएगा। नो, डोंट वरी, नॉट टू वरी। अब आप उनको याद करेंगे और कल जब हमारी क्लास होगी तो उसमें जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको आप टाइप कर दीजिएगा, हम तुरंत उनको रिजॉल्व करेंगे। तो क्या दिमाग में रखना है, सोने से पहले आज से आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आप बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ उतना याद करेंगे जितना आपको सिखाया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वो जितना उनको आता है उसको यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। तो आप लोगों मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा फर्स्ट जो हमारा ये जो क्लास थी इसमें आने के बाद में। और बाकी अभी जो मैं आपको कुछ वर्ड्स भी दूंगी, सिंपल सेंटेंसेस, मैं आपको 20 या 30 फ्रेजेस दूंगी कि ये शब्द वाक्य है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और वो प्रैक्टिस खाली एक ही दिन नहीं करनी, डेली करनी है। इट शुड बी इन योर डेली रूटीन। जिस तरह से रोटी खाते हैं ना 3 बार दिन में, वैसे ही आपको अपने वाक्यों को 3-3 बार सुबह, 3 बार दोपहर, 3 बार शाम को, जब भी खाली बैठे हैं दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ। एंड वो आपके सेट हो जाएंगे। वर्ड्स जो हैं वो आपको एकदम तुरंत आने लग जाएंगे। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, जब वो स्कूल जाता है उसको थोड़ी पता होता है कि पानी पीने जाना है तो क्या बोलते हैं, लेकिन वो सुनता है बच्चे कैसे हाथ करें, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो कई उल्टा बोलते हैं, कोई पुल्टा बोलते हैं, कई को वाटर ही नहीं समझ में आता, लेकिन वो मैम मे आई गो ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा धीरे धीरे वो सही बोलना शुरू कर देते हैं। स्कूल की प्रार्थनाएं होती हैं, कई संस्कृत में वाक्य होते हैं, श्लोक होते हैं, उनको हम नहीं जानते, हमें वो लिखने भी नहीं आते, लेकिन सुन सुन के हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा बोलते होंगे आप, आपको हनुमान चालीसा का अर्थ पता है? नहीं पता होगा, लेकिन पूरी हनुमान चालीसा आप एकदम वर्ड टू वर्ड सही बोलते हैं। वाई? बिकॉज यू लिसन टू दैट। सो स्टार्ट लिसनिंग। इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू करो, इंग्लिश सीरियल्स देखो, इंग्लिश के अंदर आप बुक्स को पढ़ो और शीशे के सामने खड़े होकर रीडिंग करो और अपने थॉट्स जो हैं वो भी बोलने की कोशिश करो और एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो। व्हेन यू स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर यू शुड बी सो कॉन्फिडेंट, चाहे आप गलत ही बोलो, चाहे आप उसमें हिंदी ही घुसा के बोलो, आधे शब्द आपके हिंदी हो आधे इंग्लिश हो, ग्रामर की चिंता बिल्कुल मत करो, ग्रामर को छोड़ दो। अगर इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर छोड़ दो, जैसा आ रहा है वैसा बोलने की कोशिश करो। और कुछ जो फ्रेजेस और जो सेंटेंसेस मैं आपको याद करने के लिए देती हूँ उनको ज़रूर याद कर लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आते हैं। जैसे मैंने आपको याद कराया, क्या तुमने कपड़े धो लिए? मेरे प्रेस करे हुए कपड़े कहाँ रखे हैं? क्या तुमने वो बॉल देखी? क्या तुम वहाँ गए थे? क्या मैं जाऊँ? खाना बन गया है? रोटी बेल दूँ? आटा लगा दूँ? खाना परोस दूँ? मैं खेत में जा रही हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं बकरियों को संभाल रहा हूँ, मैं दूध निकालने जा रहा हूँ। तो ये जो सिंपल आपके डेली लाइफ के सेंटेंसेस है, ये सारे मैं आपको सिखाऊंगी और आप इनको लर्न कर लीजिएगा, तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे।
तो चलिए अब मैं आप इसके जस्ट बाद में, ये क्लास ख़त्म नहीं हुई है अभी, आपको सेंटेंसेस मैं वापस पढ़ के सुना रही हूँ। उस पर मैं नहीं लिखूँगी, सिर्फ आपको वो सेंटेंसेस दिखेंगे और आपको उनको सुनना है और याद करना है। और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि आप बहुत अच्छा सीखेंगे, आप कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत आसान है, रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है, इमिटेशन बहुत ज़रूरी है, यानी नकल करना, देख के होठों को, मुंह को, उस हिसाब से शब्दों को बोलना। ओ वाओ, व्हाट आर यू डूइंग, है ना। तो उसमें कुछ खराबी नहीं है। कोई कह देगा अरे यार आजकल तो बड़ा अंग्रेज बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है सारा दिन, इसको देखना ज़रा, ये निहाल करेगा अंग्रेज बन के। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस दिन बोलने लग जाओगे ना, वही लोग आके कहेंगे वाह ये कैसे हुआ भाई, अरे भाई तो जल्दी तो अंग्रेजी की यहाँ बोलने लग गए। तब जवाब देना, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है मुँह से बोल के, बाय प्रैक्टिस। Give answer in English. I learned English by practicing. You can also learn English if you want to learn and speak fluently. Then listen to अनीता शिक्षा क्लासेस। तो उसको भी आप आगे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अब आगे जाके क्लासेस को ज्वाइन करे और इन वीडियोस को देख के वो भी बोलना सीखे। तो इस तरह से आप अपनी कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं। आप अपने गांव में रहते हैं तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने खुद के घर में अगर छोटे बच्चे हों तो उनको आप एजुकेट कर सकते हैं। शिक्षा देना अलग चीज़ होती है और सीखना अलग चीज़ होती है। मैं आपको इंग्लिश की शिक्षा नहीं दे रही हूँ, मैं आपको अंग्रेज़ी सिर्फ बोलना सिखा रही हूँ, वैसे ही जैसे एक मातृभाषा को आप लोग सीखते हैं। तो आप यही ध्यान रखें कि आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। प्रैक्टिस आपको करनी है, बारी बारी बोलना आपको है, शीशे के सामने खड़े होकर आपको बोलना है और किसी की परवाह नहीं करनी। ये जो दिमाग है ना, इसमें किसी की भी बोली हुई बातों को सिर्फ टकरा के वापस जाने देना, इसको अंदर ग्रहण ही नहीं करना। नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव कोई कुछ बोलता है तो एक वॉल बन जाओ, दीवार बन जाओ कि उन्होंने एक बॉल फेंकी नेगेटिविटी की, वो आपके दिमाग से टकराई और रिटर्न होके वहीं चली गई वापस। उसको दिमाग में बताओ अरे भाई मुझे बोल दिया, मैं क्या करूँ, कैसे सीखूँगा, ये सब लोग तो अभी से मजाक बनाने लगे। कभी नहीं ऐसा करना, क्योंकि ये है रुकावट। इस रुकावट को हटाओ। ये वो पत्थर है जो आपको अखड़ा के गिरा देगा और आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको इसके ऊपर से निकलना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको लर्न करना, अगर सीखना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो तो सिर्फ सुनते रहो और बोलते रहो, सुनते रहो और बोलते रहो। और जो चीज़ें परेशान करें उनको अपने कानों से दिमाग तक मत जाने दो, कानों से ही रिटर्न कर दो। चलिए अब मैं आप लोगों को वो जो वर्ड्स हैं वो देती हूँ। तो देखिए जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर हमें किसी से कभी भी कोई प्रश्न पूछना हो और इस तरह का प्रश्न हो जैसे कि क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री, इसका उत्तर होगा हाँ मैं भूखा हूँ, येस आई एम हंग्री। और इसका अगर उत्तर ना में हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, नहीं मैं भूखा नहीं हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे नो आई एम नॉट हंग्री। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे आपको पूछना है कि क्या वह प्यासी है, क्या वह प्यासी है, तो यहाँ पे वह लड़की है तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इज़ शी थर्स्टी। और अगर यहाँ पे लड़का होता कि क्या वह प्यासा है तो यहाँ पे हो जाता इज़ ही थर्स्टी, क्योंकि लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं और लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। तो आप एक बार मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोलिए और आप ये ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको 20 सेंटेंसेस सिखाऊंगी जो आपको घर पे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। आप उनको बोलते रहिए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस जो होती है वही आदमी को कामयाब बनाती है। इसीलिए इंग्लिश में एक सेइंग है, उसे भी आप याद कर लीजिए। अगर आपको कामयाब होना है तो यू शुड ऑलवेज से दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यानी अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, सो नाउ आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी, आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश। यानी मैं सिर्फ अब इंग्लिश वाले सेंटेंसेस बोलूँगी और आप मेरे पीछे पीछे उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री।
Are you hungry? Yes, I am hungry. Yes, I am hungry. Are you hungry? Yes, I am hungry. Are you hungry? Yes, I am hungry. Are you hungry? No, I'm not hungry. Are you hungry? No, I'm not hungry. Are you hungry? No, I'm not hungry. अब हम इसका पैटर्न चेंज करते हैं। ये हमने पूछा था भूख के लिए कि क्या तुम भूखे हो। अब हम किसी भी लड़के या लड़की से अगर पूछते हैं, मान लीजिए अगर आप लड़का हैं, किसी लड़के से पूछ रहे हैं तो आप ही का यूज़ करेंगे शी की जगह, और अगर आप किसी लड़की से पूछ रहे हैं तो आप उसमें शी का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं एक लड़की से पूछती हूँ कि क्या वह प्यासी है, तो मैं कैसे बोलूँगी? इज़ शी थर्स्टी? तो इसका आंसर क्या होगा? Yes, she is thirsty. आंसर क्या होगा? Yes, she is thirsty. हाँ, वह प्यासी है। Yes, yes, she is thirsty. और अगर वो प्यासी नहीं होगी, नहीं, वह प्यासी नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? अब आपको आ गया होगा, तो मेरे पीछे पीछे बोलिए। No, she is not thirsty. No, she is not thirsty. No, she is not thirsty. तो चलिए, अभी हमने भूख और प्यास से संबंधित जो 2 क्वेश्चन किए हैं, इन एक क्वेश्चन है, एक उसका हाँ में उत्तर है और एक उसका ना में उत्तर है। वापस से रिपीट करते हैं। आर यू हंग्री? मेरे पीछे पीछे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल के। आर यू हंग्री? येस, आई एम हंग्री. नो, आई एम नॉट हंग्री. आर यू हंग्री? येस, I am hungry. No, I am not hungry. ठीक है, तो ये आज हमने 3 सेंटेंसेस पढ़े। अब इन्हीं 3 सेंटेंसेस को हम वापस से रिपीट करेंगे, जिसमें हम प्यास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। किसी लड़की से अगर हमें पूछना हो तो इज़ शी थर्स्टी? येस, शी इज़ थर्स्टी. इज़ शी थर्स्टी? येस, शी इज़ थर्स्टी. No, she is not thirsty. No, she is not thirsty. Well done, bravo, बहुत बढ़िया हैं। अगले 5 शब्द हम करते हैं। मैं संतुष्ट हूँ। अगर आपको किसी को ये बात कहनी हो कि मैं संतुष्ट हूँ उनके काम से या किसी भी बात से, तो आप कैसे जवाब देंगे? You will say, I am satisfied. I am satisfied. अब आप इसी को मेरे पीछे पीछे 5 टाइम्स बोलेंगे। I am satisfied. 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 बहुत बढ़िया। अब आप दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा जो सेंटेंस है उसके वर्ड्स देखिए कि अगर हमें ये बोलना हो वह आश्चर्यचकित था, वह आश्चर्यचकित था, तो आप कैसे बोलेंगे? He was surprised. 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 बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। लेकिन अब जैसे मान लीजिए वह आश्चर्यचकित था, इसकी जगह अगर ऐसे हो कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? उसमें जैसे आपने पहले वाले वाक्य में देखा कि आई एम का यूज़ होता है अपने लिए, तो आप बोलेंगे आई एम सरप्राइज्ड। मैं आश्चर्यचकित हूँ, इसको आप बोलेंगे आई एम सरप्राइज्ड। ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा, ये आपको मैं बता रही हूँ। हर एक जो करने वाला होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, वो अलग अलग होते हैं। मैं भी हो सकता है, तुम भी हो सकते हो, आप भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, कोई लड़का लड़की और लोग भी हो सकते हैं। तो हर एक के अकॉर्डिंग आपका जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट अगर चेंज करेंगे तो थोड़ा सा उसका पैटर्न भी चेंज हो जाता है। तो जैसे वह आश्चर्यचकित था तो ही वॉज सरप्राइज्ड। मैं आश्चर्यचकित हूँ
तो हम बोलेंगे आई एम सरप्राइज्ड, तुम आश्चर्यचकित हो, यू आर सरप्राइज्ड। इस तरह से वाक्य जो हैं वो बदलते थोड़ा सा रहते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इन्हीं वाक्यों को एक बार याद करें तो ये हमारे बोलने की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जब इनको यूज़ करेंगे तो ये हमारे ज़बान पे चढ़ जाएंगे और हम इनका बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो घबराइए नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसको आप बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। तो चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला। मैं तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूँ। बहुत बार आप लोगों को किसी को बोलना पड़ता है ना कि मुझे तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन हाउ विल यू से, आई एम नॉट प्लीज्ड विथ योर बिहेवियर। आई एम नॉट प्लीज्ड विथ योर बिहेवियर। आई एम नॉट प्लीज्ड विथ योर बिहेवियर। बहुत बढ़िया। अब हम फोर्थ वाक्य करते हैं। तुम घबराए हुए क्यों हो। तुम घबराए हुए क्यों हो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई आर यू अफ्रेड। वाई आर यू अफ्रेड। वाई आर यू अफ्रेड। मैं थोड़ा सा बीच में जो गैप देती हूँ उसमें आप लोगों को बोलना है, मुंह से आपकी आवाज़ आनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप बोलने की कोशिश करें। किसी की परवाह मत करिए कि कौन पास में बैठा है, कौन सुन रहा है, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। अगर आपको सीखना है तो आप एकदम इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दीजिए कि मेरा मकसद तो सिर्फ इंग्लिश सीखना ही है, आसपास के लोगों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करिए वापस। वाई आर यू अफ्रेड। वाई आर यू अफ्रेड। मान लीजिए कि आपका दोस्त आया आपके पास में, उसे पसीना पसीना हो रहा है, तो आप उससे पूछेंगे कि तुम घबराए हुए क्यों हो। तो अब आप उससे इंग्लिश में पूछेंगे और आप क्या कहेंगे? वाई आर यू अफ्रेड। वाई आर यू अफ्रेड। वेरी गुड। अब देखिए, अगर आपकी कोई फ्रेंड है और उसने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहनी है तो आप उससे पूछना चाहेंगी ना, यह अंगूठी सोने की बनी है। यहाँ पे बानी गलत टाइप हो गया है, ये बनी होना चाहिए। यह अंगूठी सोने की बनी है। तो आप कैसे पूछेंगे? महिलाओं को बहुत क्यूरियोसिटी होती है एक दूसरे की चीज़ें देख के, गोल्ड की चीज़ें देखते ही क्वेश्चन पूछने की। तो आप कैसे पूछेंगे? यह अंगूठी जो है वो सोने की बनी हुई है। अगर आपको ये पूछना हो तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यह अंगूठी सोने की बनी है। यानी आप खुद बता रहे हैं, जैसे देख के पूछते हैं ना आप, एक प्रश्न भी होता है उसके अंदर और आप खुद ही उसका उत्तर भी दे रहे होते हैं। यह अंगूठी सोने की बनी है। अगर हम इस तरह से पूछें कि क्या यह अंगूठी सोने की बनी है, तो इसका जो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा, वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। लेकिन इसमें आप सिर्फ ऐसे कह रहे हैं कि यह अंगूठी सोने की बनी है, यानी दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारी कमीज़ फटी हुई है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? योर शर्ट इज़ टॉर्न। योर शर्ट इज़ टॉर्न। तुम्हारी कमीज़ फटी हुई है। योर शर्ट इज़ टॉर्न। यह आम सड़ा हुआ है। यह आम सड़ा हुआ है। तो कैसे बोलेंगे? दिस मैंगो इज़ रॉटन। दिस मैंगो इज़ रॉटन। अब आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए प्याज सड़ा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे? दिस अनियन इज़ रॉटन। दिस अनियन इज़ रॉटन। अगर आलू है वो आपका सड़ गया है तो आप क्या बोलेंगे? दिस पोटैटो इज़ रॉटन। दिस पोटैटो इज़ रॉटन। तो जो भी चीज़, मान लीजिए कोई भी सब्जी आपकी ख़राब हो गई, लेडी फिंगर यानी भिंडी ख़राब हो गई और आपको बोलना है कि भिंडी तो ख़राब हो गई है, तो आप कैसे बोलेंगे? दिस लेडी फिंगर इज़ रॉटन। दिस लेडी फिंगर इज़ रॉटन। वैसे ही दिस मैंगो इज़ रॉटन। अगर घर में कोई कुर्सी है और वो टूटी हुई है और आप किसी को बोलना चाह रहे हैं कि इस पे मत बैठो, ये टूटी हुई है, तो आप कैसे बोलोगे? डोंट सिट ऑन इट। क्यों? जब रीज़न पूछेंगे वाई, तो आप क्या आंसर बोलोगे उनको? दिस चेयर इज़ ब्रोकन। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया मैंने कि कुर्सी टूटी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? चेयर इज़ ब्रोकन। अगर हम बोलें यह कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज़ ब्रोकन, वह कुर्सी टूटी हुई है। दैट चेयर इज़ ब्रोकन। दिस मतलब होता है यह और दैट मतलब होता है वह। तो अगर यहाँ और वहाँ की बात करें तो हम दिस भी लगा सकते हैं और दूर के लिए दैट भी लगा सकते हैं, यह और वह बोलना हो तो। और सिंपल अगर हम ये बोल रहे हैं कि चेयर टूटी हुई है तो हम बोलेंगे चेयर इज़ ब्रोकन। और यह चेयर टूटी हुई है, दिस चेयर इज़ ब्रोकन।
वह चेयर टूटी हुई है, दैट चेयर इज़ ब्रोकन। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इनको आपको भूलना नहीं है। जो सेंटेंसेस आप सुन रहे हैं, आप चाहें तो जब भी आपको खाली टाइम मिले आप इस वीडियो को चालू करके सुनिए और मेरे पीछे पीछे बोलिए। इसीलिए मैंने इतनी बार बोला है ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए और फिर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन शब्दों को, इन सेंटेंसेस को यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप बहुत ही फास्ट सीखना शुरू कर देंगे। उसी तरह से जैसे एक बच्चे को हम पहले भावों से यानी अपने इशारों से कोई चीज़ समझाते हैं और धीरे धीरे वो छोटे छोटे शब्द सीखता है और फिर वो पूरे वाक्य बनाना सीख जाता है। कितनी बार बोलता है बच्चा एक ही शब्द को, तब वो सीखता है। तो वैसे ही अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप सिर्फ बोलिए, बोलते ही रहिए। इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को आप बोलते ही रहिए। जब भी आपको मौका मिले ये आपकी ज़बान पे चढ़ जाने चाहिए। तुरंत आपके दिमाग में वाक्य जो है उसका इंग्लिश आना चाहिए हिंदी की बजाय। ग्रामर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल भी ग्रामर की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताऊँगी, जिसमें कि मैं आपको छोटे छोटे वाक्यांश ऐसे बताऊँगी जो पूरा का पूरा मतलब बता देते हैं 2-3 शब्दों में ही, और वो आपको ऐसे ही बोलने होते हैं। उसी तरह से आप उनका यूज़ करते हैं और पूरी बात भी कह पाते हैं। तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होगी और उसमें हम ये सारी की सारी चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं। आपसे घर में अक्सर पूछा जाता है, महिलाओं को तो खास करके ये बात पूछी जाती है कि मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं। पुरुषों से कोई नहीं पूछता क्योंकि काम महिलाएं करती हैं तो जवाब भी उनको ही देना पड़ता है। तो उनसे कैसे पूछेंगे। अगर जो जेंट्स है वो अगर पूछना चाहेंगे भाई मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं, तो हाउ विल दे से? दे विल से वेयर आर माई वॉश्ड क्लोथ्स, वेयर आर माई वॉश क्लोथ्स, वेयर आर माई वॉश क्लोथ्स। ठीक है, दोबारा से आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। वेयर आर का मतलब होता है कहाँ है, माई यानी मेरा, और वॉश्ड क्लोथ्स यानी धुले हुए कपड़े। वेयर आर माई वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है, अगर आपको धुले हुए की जगह ये पूछना हो कि मेरे प्रेस कपड़े कहाँ हैं, यानी मेरे प्रेस किए हुए कपड़े कहाँ हैं, तो जैसे वॉश्ड मतलब धुले हुए होता है, वैसे आयरन मतलब प्रेस किए हुए होता है। तो आप यहाँ पे वॉश्ड की जगह सिर्फ आयरन यूज़ करेंगे, वाक्य वैसे का वैसा रह जाएगा। और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह आखिर में सेंटेंस के लगा है। बोलते टाइम आपको दिखता नहीं है कि क्या लगा है क्या नहीं, आपको सिर्फ बोलना है। वेयर आर माई आयरन क्लोथ्स, वेयर आर माई आयरन क्लोथ्स। मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं, मेरे प्रेस किए हुए कपड़े कहाँ हैं। वेयर आर माई वॉश्ड क्लोथ्स, वेयर आर माई आयरन क्लोथ्स। तुम्हारी फटी कमीज़ कहाँ है। अब आपकी कमीज़ फट गई तो आपसे पूछा जा रहा है, आपकी माँ पूछ सकती है, बहन पूछ सकती है, बेटी पूछ सकती है, बेटा पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि भाई वो कमीज़ कहाँ है जो फटी हुई थी। तो आप कैसे पूछो, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, या आप पूछते हैं किसी से तो कैसे पूछेंगे। वेयर इज़ योर टॉर्न शर्ट, टॉर्न यानी फटी हुई। वेयर इज़ योर टॉर्न शर्ट, पीछे पीछे बोलिए आप, वेयर इज़ योर टॉर्न शर्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड यू पुट ब्रोकन चेयर, यानी तुमने टूटी कुर्सी कहाँ रखी। आपके घर की एक टूटी कुर्सी थी, कुर्सी टूट गई, किसी ने उठा के उसको कहीं रख दिया और आप पूछना चाह रहे हैं कि वो टूटी कुर्सी कहाँ रखी है। तो आप क्या पूछेंगे, वेयर डिड यू पुट ब्रोकन चेयर। ब्रोकन यानी टूटी हुई और पुट यानी रखना। वेयर डिड यू पुट ब्रोकन चेयर, तुमने टूटी हुई कुर्सी कहाँ रखी। वेयर डिड यू पुट ब्रोकन चेयर। वापस बोलिए मेरे पीछे पीछे, वेयर डिड यू पुट ब्रोकन चेयर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब देखिए, तुमने सड़ा खाना कहाँ फेंका। मान लीजिए घर में रात का बासी खाना है, कोई शादी फंक्शन पार्टी हुआ है और बहुत सारा खाना बच गया और आप पूछना चाह रहे हैं कि तुमने जो सड़ा खाना था वो कहाँ फेंका, यानी जो खाना ख़राब हो गया था रात का बना हुआ या दिन का बना हुआ शाम को, वो कहाँ फेंका। तो आप क्या पूछेंगे, वेयर डिड यू थ्रो रॉटन फूड। वेयर डिड यू थ्रो यानी तुमने कहाँ फेंका, रॉटन फूड यानी सड़ा हुआ खाना, यानी पुराना होया हुआ, ख़राब होया हुआ भोजन तुमने कहाँ फेंका। तो आप कैसे बोलेंगे, वेयर डिड यू थ्रो रॉटन फूड, वेयर डिड यू थ्रो रॉटन फूड। तो चलिए, अब मुझे लगता है इतने सेंटेंसेस बहुत हैं, फिर भी आप कुछ सेंटेंसेस में और करवा देती हूँ।
ये वो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, और धीरे धीरे जब आप इनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो देखिए, उसके इरादे सही नहीं हैं। उसके इरादे सही नहीं हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। अब मान लीजिए उसके की जगह उनके होता तो आप बोलते देयर। उनके के लिए हम क्या बोलते हैं? देयर। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, और उनके इरादे सही नहीं है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देयर इंटेंशंस आर नॉट गुड। ओके, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। आगे देखिए, मान लीजिए आपके घर में एक बुजुर्ग महिला है, आपकी दादी हैं, और वो बहरी हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? ग्रैनी इज़ लिटिल डेफ। थोड़ी बहरी हैं वो, तो अगर पूरी बहरी हैं तो आप बोलेंगे ग्रैनी इज़ डेफ, लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत उनको सुनाई देता है और कम सुनाई देता है तो आप क्या बोलेंगे? ग्रैनी इज़ लिटिल डेफ। ग्रैनी इज़ लिटिल डेफ। आप इसको ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रैनी इंग्लिश में फ्लुएंसी में बहुत अच्छा लगता है बोलने में, तो आप उसको, इन शब्दों को यूज़ करना सीखिए। इंग्लिश को अपने आम जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली देन यू हैव टू मेक इंग्लिश अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एवरीथिंग यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, यू शुड स्टार्ट स्लीपिंग इन इंग्लिश। हर चीज़ में इंग्लिश होनी चाहिए आपकी। वह एक नंबर का बेवकूफ़ है। ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर यानी एक नंबर का। हम बोलते हैं ना, तुम तो एक नंबर के बदमाश हो, तुम तो एक नंबर के शैतान बच्चे हो, तुम तो एक नंबर के मूर्ख हो, एक नंबर के स्टूपिड हो, है ना। तो अगर हमें ये बोलना हो कि वह एक नंबर का बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़, एक नंबर का बेवकूफ़ के लिए फर्स्ट ऑर्डर यूज़ किया जाता है। ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बहुत बढ़िया। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, यानी सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। सच वॉज इस तरह का, नॉट माई इंटेंशन मेरा इरादा नहीं था, एट ऑल बिल्कुल भी, यानी कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अगर आप इंग्लिश से हिंदी को या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आगे पीछे हो रहे हैं शब्द, तो आप उस पर मत जाइए, आप पूरे वाक्य का मतलब समझिए, और उसके लिए जो लाइन यूज़ करनी होती है इंग्लिश में उसको आप याद करो, उसको आपको रटना पड़ता है। आप अपने आप को एक बच्चे की तरह समझिए कि जब बच्चे को हम कोई चीज़, कोई भाषा सिखाते हैं तो उसको कोई ग्रामर से मतलब नहीं होता, उसको सही गलत से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ सुनता है और बोलता है। तो आप अपने आप को एक छोटा बच्चा समझिए, चाहे आपकी कितनी भी उम्र क्यों ना हो। अगर आप बच्चे बन जाएंगे तो आप बहुत जल्दी अंग्रेज़ी सीख जाएंगे, और अगर आप बड़े बने रहेंगे तो आपके दिमाग में अलग अलग प्रश्न उठते रहेंगे, और आपको जो इंग्लिश है उस लैंग्वेज उसको सीखने में दिक्कत आएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपने आप को इंग्लिश की जब क्लास अटेंड कर रहे हों, जब इंग्लिश सीखने की बारी आए, तो अपने आप को एकदम बच्चे की तरह माइंड जो है आपका वैसा कर लीजिए, एकदम प्लेन क्लीन, जिसमें जो भी सुनाया जाएगा वही उसके अंदर छप जाएगा। तो जो भी आपको इस वीडियो में सुन रहा है उसको बस आपको याद करना है और अपने आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको काम में लेना है। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। वेरी गुड। वह सफलता के नशे में चूर है। आपने ये बहुत बार सुना होगा वाक्य कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है अपने ऊपर और वो बहुत पैसा कमा लेता है, तो अक्सर लोग उसे ऐसा ही कहते हैं कि वह सफलता के नशे में चूर है, यानी आजकल वो बहुत कामयाब हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, तो उसके सातवें आसमान पे माथा चढ़ा हुआ है, सिर चढ़ा हुआ है, तो बोलते हैं ना। तो उसके लिए आप सिर्फ इंग्लिश में एक ही सेंटेंस बोलेंगे कि जैसे आप सामने खड़े हो और आपको सामने वाले व्यक्ति को बोलना है, तो यू आर ड्रंक विथ सक्सेस। यू आर ड्रंक विथ सक्सेस, यानी तुम्हारे ऊपर सफलता का जो नशा है उसमें तुम चूर हो चुके हो। और अगर किसी और के लिए हो, वह बोलना चाह रहे हो, तो ही इज़ ड्रंक विथ सक्सेस ऐसे बोला जाएगा। तो यू आर ड्रंक विथ सक्सेस। तो अब आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों ने इनमें से कितने सेंटेंसेस
बोले हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश देन यू हैव टू मेक one thing in mind, that you have to practice more and more. So remember one line, that practice makes the man perfect, and you are going to become a perfect man by learning English, and you will enhance your personality day by day. हर रोज़ आप कुछ नया सीखेंगे। हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं भागेंगे, हम बहुत ईजीली धीरे धीरे क्लासेस अटेंड करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, ये बहुत मैं स्लो ले रही हूँ, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कर रही हूँ। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में करेंगे, जो या फ्रेजेस पढ़ते हैं। चलिए फ्रेजल वर्ब्स तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम स्मॉल फ्रेजेस पढ़ेंगे, यानी वाक्यांश ऐसे जो पूरी बात कह देते हैं, और मैं कम से कम आपको 100 ऐसे वाक्यांश याद करा दूँगी जो आप इजीली कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे जब आपको किसी जगह उनको काम में लेना होगा तो। और अगर आप बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और आपको ग्रामर भी सीखनी है, तो जो मेरी ग्रामर की क्लासेस में स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ जैसे ऐसा बच्चा जिसने कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ी हो और उसको इंग्लिश सीखनी हो, तो वो ग्रामर से कैसे स्टार्ट करेगा। तो ए एंड द से, यानी ABCD से हम स्टार्ट करेंगे, और अगर जो भी चाहे वो इस क्लास को अटेंड कर सकता है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ अपनी इंग्लिश को लिखना सीखना भी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वो ग्रामर की क्लासेस भी ज़रूर अटेंड करें। और ये जो दोनों क्लासेस हैं ये एकदम आगे पीछे साथ साथ होंगी, तो आपको कोई टाइम का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये जो क्लासेस हैं ये हम अपनी दोपहर में करेंगे। सभी लोगों के पास उस समय होता है, महिलाएं भी फ्री होती हैं, घरेलू महिलाएं, और बच्चे जो होते हैं वो तो वैसे ही लॉकडाउन में, अभी तो सभी लोग घर पे ही बैठे हुए हैं। तो हम लोग ये जो अपनी क्लासेस हैं इनको दोपहर में करेंगे 2 बजे से लेके 4 बजे तक। तो 2 बजे से लेके 3 बजे तक हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होंगी, और 3 बजे से हम अपनी करेंगे 4 बजे तक ग्रामर की क्लास। तो आप सब लोग ज़रूर ये 2 घंटे निकालिए अपनी लाइफ के। आपको 1-1.5 महीने में ही इसमें फ़र्क नज़र आने लग जाएगा कि आपने कितना अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख लिया है। तो बने रहिए, और ये 2 घंटे आप मेरे को दीजिए, ये मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, इन सेंटेंसेस को रिपीट करते रहिए। हम लोग एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। मैं सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलूँगी और 1 मिनट का पॉज दूँगी, ताकि जब आप सुने तो आप इसको पीछे पीछे बोल सकें। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। ग्रैनी इज लिटिल डेफ। He is stupid of first order. He is stupid of first order. Such was not my intention at all. Such was not my intention at all. You are drunk with success. You are drunk with success. Next देखिए, where are my wash clothes? Where are my iron clothes? Where is your torn shirt? Where did you put broken chair? Where did you throw rotten food? Your shirt is torn. This mango is rotten. Chair is broken. I am satisfied. He was surprised. I am not pleased with your behavior. Why are you afraid? This ring is made of gold. Are you hungry?
Yes, I am hungry. No, I am not hungry. Is she thirsty? Yes, she is thirsty. तो बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको सारे के सारे वर्ड्स बताए हैं, इनको आप लोग ज़रूर सुनेंगे, बारी बारी सुनेंगे और बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद में क्लास ख़त्म होने से पहले लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगे तो, और शेयर करना और जिसको भी सिखाना चाहते हो इंग्लिश, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप क्लास कैसी लगी। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ये ज़रूर आपको करना है। और अब आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप कहिएगा कि नेक्स्ट क्लास वो अटेंड करें, जिसमें ABCD की ग्रामर से स्टार्ट करके मैं पूरा आगे तक लेटर राइटिंग, कॉम्पोजिशन तक पूरा कंप्लीट सिखाऊंगी। ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से क्लास स्टार्ट होगी। आप चाहें तो आप भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ग्रामेटिकली इंग्लिश सुधारनी है, इंग्लिश की चीज़ों को, बारीकियों को समझना है, तो ये क्लास आपके लिए भी है। हर कोई जिसको इंग्लिश को समझना है, जिसको ये डिफ़िकल्ट लगता है कि कहाँ कुड लगेगा, कहाँ वुड लगेगा, हैज़ का मतलब क्या है, हैव का मतलब क्या है, कहाँ पे मुझे आर लगाना है, कहाँ पे वेंट लगेगा, कहाँ पे मतलब वर्ब क्या है, और प्रीपोजिशन क्या होता है। भाई ऑन के लिए भी ऊपर ही होता है, अबव के लिए भी ऊपर ही होता है, अंडर के लिए भी नीचे होता है और बिलो के लिए भी नीचे होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। ऑन के लिए भी ऊपर होता है, ओवर के लिए भी ऊपर होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकियाँ अगर एकदम क्लियर करनी है, बहुत ही प्यारे और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको उसमें समझाऊंगी। आप सोचते रह जाएंगे कि इतनी आसान कैसे हो सकती है इंग्लिश, आज तक किसी ने ऐसे पढ़ाया क्यों नहीं। और आप खुद कहेंगे, आपके कमेंट्स में ये चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं आपको मौका मिल रहा है, आप भी सीखिए। चलती हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। और आपकी अपनी क्लास अनीता शिक्षा में आप सबका बहुत स्वागत है, और थैंक यू, बाय बाय, बने रहिए, पढ़ते रहिए।